आज हमारा टॉपिक है हीट इंजन। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो हम वर्क कराते हैं, मैकेनिकल वर्क कराते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं और जब पुश करते हैं तो वो बॉडी मूव होती है। तो ये इस इस काम को करने में जो हमारी एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को करने के लिए हमें पुश करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो हमारी बॉडी मूव होती है। क्या ये वर्क हीट भी कर सकती है? बिकॉज हीट एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी को हम वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट को हम मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन। अब हीट इंजन को समझने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो ये है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हीट हम देंगे और इंजन को हीट मिलेगी और वो इंजन वर्क करेगा, हीट से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर के वर्क अपना कर लेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंजन ने हीट ली, मीन्स एनर्जी ली और कंप्लीट यूज कर ली और एनर्जी जीरो हो गई, कंप्लीट एनर्जी खर्च हो गई? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेंस नहीं करना। हम ये जानते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इंजन हीट लेगा, एनर्जी लेगा और एनर्जी लेने के बाद वो अपना कुछ वर्क करेगा और वर्क करने के बाद वापस से जो वो हीट होगी वो वापस से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो वर्क होगा, वो जो एनर्जी होगी, वापस से हीट में कन्वर्ट होकर के दोबारा से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट में फाइनल में भी हमें हीट मिलती है। हीट हमने दी इंजन को और उसने अपना कुछ वर्क कराया और वापस से फिर हीट वो वापस चली गई। ठीक है, तो ये हीट रास्ते में कुछ वर्क करके जाती है और फाइनल में हीट ही हमें वापस मिलती है। इनपुट भी हीट, आउटपुट भी हीट। इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक बहता हुआ पानी है, एक नदी में पानी बह रहा है और हम उसमें कुछ वर्क कराना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर एक टरबाइन लेकर के गए और उस टरबाइन को हमने बहते हुए पानी में वहाँ पर ले जा करके खड़ा कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि वो टरबाइन ऐसे घूम जाती है और ऐसे घूम जाती है, तो टरबाइन घूमती है और टरबाइन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो हमारा वर्क हो जाता है, बाहर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो हमने इस प्रोसेस में एक बात नोट करी। क्या बात नोट की? कि बहते हुआ पानी जरूरी है, पानी का बहना जरूरी है, तभी टरबाइन घूमेगी, अदरवाइज टरबाइन नहीं घूमेगी। अगर आप टरबाइन को किसी नदी में, किसी तालाब में शांत पानी में ले जाकर के खड़ा कर दोगे, क्या वर्क होगा? नहीं हो सकता। उस तालाब में भी पानी है लेकिन वो बहता हुआ पानी नहीं है। तो वर्क कराने के लिए क्या कंपलसरी हो गया? बहता हुआ पानी। वेलोसिटी होनी चाहिए और वेलोसिटी हमारे नेचर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पूरी दुनिया वेलोसिटी से ही चल रही है, हर एक के पीछे वेलोसिटी छिपी हुई है। आप जब थोड़ा सा और ज़्यादा फिजिक्स पढ़ोगे, रिलेटिविटी के बारे में जानोगे, तब आपको जा कर के पता चलेगा कि वेलोसिटी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, बिना गति के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको कि वर्क कराने के लिए क्या जरूरी है? फ्लो ऑफ द वाटर। अब वाटर का फ्लो कब होगा? वाटर तब फ्लो हो सकता है जब एक लेवल कैसा हो, हाइट पे, और दूसरा लेवल नीचे हो। तो यानी कि इन दोनों में हाइट डिफरेंस भी रखना है, तभी फ्लो हो पाएगा, या फ्लो हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से जैसे ऊपर पानी भरा हुआ है, टंकी में पानी है और हमें हाथ धोना है। हाथ धोने के लिए क्या चाहिए? ऊपर हाइट पे पानी चाहिए। हमने टंटू को ऑन किया, नलके को ऑन किया, हमने हाथ धो लिए। नीचे सिंक रखा हुआ है, नीचे बाल्टी रखी हुई है, वो पानी उसमें गिर जाता है, वर्क हो गया हमारा। क्या पानी कम हुआ? पहले ऊपर पानी कितना था, मान लीजिए 50 लीटर, नीचे पानी आ गया 2 लीटर में, मैंने हाथ धो लिए, 2 लीटर पानी अभी भी नीचे है। तो अभी भी टोटल कितना है पानी? 50 लीटर। तो पानी वेस्ट हुआ? पानी तो वेस्ट नहीं हुआ, 2 लीटर नीचे, 48 ऊपर है।
टोटल 50। तो इसी तरह से जब हम हीट इंजन को हीट देंगे तो हीट भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, वो वर्क करके चली जाएगी। जैसे हमने अपना वर्क कर लिया, तो वर्क कराने के लिए क्या ज़रूरी हो गया? फ्लो ऑफ द वाटर। और फ्लो कब होगा? फ्लो जब होगा जब दो लेवल होंगे, एक हाइट, एक लेवल की हाइट हो गई और दूसरे लेवल की हाइट कम होगी, तब ही फ्लो हो पाएगा। सेम इसी तरीके से इंजन में भी यही होता है कि इंजन में हीट को फ्लो करानी पड़ेगी, हीट फ्लो होगी तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं हो सकता। और हीट को फ्लो कराने के लिए क्या कंपलसरी है? एक बॉडी का टेम्परेचर हाई और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो, तभी हीट फ्लो होगी और तभी वर्क होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये जो फ्लो है, ये वेलोसिटी है, ये जरूरी है, ये मस्ट है। सेम इसी तरीके से आपको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए भी आपको एक तार हाई पोटेंशियल पे लगाना पड़ेगा और दूसरा तार लो पोटेंशियल पे लगाना पड़ेगा, तब उधर से चार्ज हाई पोटेंशियल से निकल करके आएंगे और बल्ब जला करके जाएंगे। अगर बल्ब के दोनों तार सेम पोटेंशियल पे लगा दिए आपने तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। वाटर का बैलेंस सेम कर दिया तो पानी बहेगा? नहीं बहेगा। सेम इसी तरीके से बल्ब को अगर तुम सेम पोटेंशियल पे लगा देते हो तो बल्ब नहीं जलेगा, वर्क नहीं हो पाएगा। तो बात समझ में आ रही है? हीट कैसे इंजन कैसे वर्क करेगा? इंजन को वर्क कराने के लिए दो बॉडी बनानी पड़ेगी, एक बॉडी का टेम्परेचर हाई रखने पड़ेगा और दूसरी का लो रखना पड़ेगा। तो इसका मैं बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, आप बॉडी डायग्राम देखिए इसका। ब्लॉक डायग्राम, बॉडी डायग्राम नहीं बोलते, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये, और ये बॉडी, इसका टेम्परेचर रखते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं हीट रिजर्वायर। नाम क्या देंगे इसको? हीट रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स यानी कि इसमें रिजर्व है, इसमें हीट स्टोर है, ठीक है। हीट इंजन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम होता है हीट रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है T1। कितना टेम्परेचर मान लिया इसका? T1। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है हीट रिजर्वायर की कि आप इसमें से कितनी भी हीट निकाल लीजिए, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये एक इस तरह की स्पेशलिटी इसके अंदर होती है, इसमें से आप कुछ हीट निकालिए, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक भट्टी है और वो जल रही है, उसके अंदर हीट है, काफ़ी सारी हीट है। हमने क्या किया, एक भगोना लेकर गए, 2 कप चाय बना करके ले आए। हीट, जो भट्टी का टेम्परेचर उस पर फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो वर्क हो गया। 2 कप चाय हमने बना ली, हमने तो हीट निकाली ना उसमें से, लेकिन उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कप और बना के ले आओ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हीट रिजर्वायर है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि वट एवर दी अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द रिजर्वायर, टेम्परेचर इज नॉट चेंज, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हाई टेम्परेचर की हो गई बॉडी, और इधर हम बनाएंगे दूसरी बॉडी। इसका टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा आपको? लो टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं हम सिंक। क्या बोलेंगे इसे? सिंक। सिंक यानी कि यहाँ आकर के हीट कलेक्ट होगी, जमा होगी। जैसे आपने नल का खोल करके हाथ धोए और वो पानी कहाँ जाता है? सिंक में। क्या वो सिंक भरता है? इसमें कितनी भी हीट डाल दो आप, ये नहीं भरेगी, इसका पेट नहीं भरेगा। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कितना भी अमाउंट ऑफ हीट डाल दो, इसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो 2 बॉडी हो गई, इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही टेम्परेचर लगा लो, इसमें कितना ही टेम्परेचर डाल दो, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम सिंक, और इसका टेम्परेचर हम कितना मानेंगे? T2। अब अपनी डेली लाइफ में हम सिंक कहाँ देखते हैं? हम सिंक किसको मान सकते हैं? हम अपने एटमॉस्फेयर को मान सकते हैं। एटमॉस्फेयर को कितनी भी हीट दो, रोज दी जा रही, ट्रैफिक चल रहा है खूब,
आग लगाई जा रही है, खेतों में भी आग लगा देते हैं, क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये सिंक है। एटमॉस्फेयर क्या है हमारा? सिंक। सेम इसी तरीके से समुद्र, कितनी हीट डाल दो उसमें, खूब भर भर के डालो, समुद्र का जो टेम्परेचर है, उसका पानी का टेम्परेचर राइज अप नहीं हो सकता। तो सिंक हम दूसरा किसको मान सकते हैं? सी को मान सकते हैं। एंड आवर एटमॉस्फेयर सिंक। तो ये दोनों बॉडी हो गई, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे। अब इन दोनों के बीच कनेक्शन करा देंगे हम। जैसे कि पानी, बहता हुआ पानी था, और बहता हुआ पानी था, उसके रास्ते में क्या लगा दिया था हमने? टरबाइन। और वो टरबाइन क्या है? डिवाइस। ऐसे ही वो डिवाइस हम इसमें रास्ते में लगा देंगे, उसको बोलते हैं हम हीट इंजन। एक बॉडी होगी हाई टेम्परेचर पर, दूसरी बॉडी होगी लो टेम्परेचर पर, बीच में क्या फिट कर दिया? इंजन है। उस इंजन में क्या फिट कर दिया हमने? गियर, बक्सा, चक्का वक्का, ये सब फिक्स कर दिया हमने उसमें। इधर से अब हीट आएगी और यहाँ पर कुछ वर्क करेगी ये, और ये डिवाइस वर्क करेगा, और ये हीट वापस से फिर इसमें चलेगा। ये हीट इसमें ऐसे वर्क करेगी और वर्क कर करके ये ऐसे फिर वापस सिंक में चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ वर्क तो करेगी, है ना भाई। इधर से मान लीजिए 100 जूल हीट आती है, 100 हीट आती है, और 100 में से ये इंजन वर्क करता है 20, बाकी 80 इसमें चली गई, सिंक में, एटमॉस्फेयर में चली गई, और 20 हमको इंजन ने वर्क कर करके दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। तो इसने कितना इस्तेमाल करा हीट का? 20। 100 में से 20, 80 तो वेस्ट ही हो गई, बेकार है। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये इंजन तो बेकार है, 80 तो हमारी वेस्ट ही हो रही है। तो हम फिर क्या करते हैं? हम दूसरा डिवाइस लाते हैं। फिर हमने एक इंजन और बनाया, और उस इंजन की खासियत ये थी कि उसने 100 एनर्जी ली और उसने 40 एनर्जी को यूज किया, और वे इधर कितना जाने दिया? 60। तो अब जो सेकंड दूसरा इंजन लेकर के आए हम, उस इंजन ने 40 वर्क किया, 60 इधर चली गई। तो जो सेकंड नंबर का इंजन है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट का यूज कर करके ज़्यादा वर्क कर रहा है। जो वेस्ट हो रहा है अब 60 हो रहा है, पहले 80 हो रहा था। तो पहला डिवाइस जो है वो बेस्ट नहीं था, सेकंड नंबर का अच्छा डिवाइस है। और अच्छे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इंजन की अच्छाई बताता है कि कौन इंजन कितना अच्छा है। तो फर्स्ट वाला अच्छा था या सेकंड वाला अच्छा? सेकंड वाला अच्छा क्यों है? सेकंड वाला अच्छा इसलिए है क्योंकि वो 40 जूल एनर्जी यूज करता है, किस में से? 100 में से। 100 में से, तो इसलिए वो अच्छा है। 40 आउट ऑफ 100, 40 जूल एनर्जी यूज किया आउट ऑफ 100। तो किसी इंजन की इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो उससे पहले हम ऐसे समझते हैं इसे, यहाँ पर ऐसे समझते हैं, सपोज दैट हीट रिजर्वायर से हीट हमने निकाली Q1, और Q1 हीट में से W हो चुका है हमारा वर्क, और इधर हीट जाती है Q2। Q1 हीट आपने रिजर्वायर से निकाली, वो Q1 हीट दो भागों में स्प्लिट हो गई, Q2 हीट सिंक में चली गई, और W उससे वर्क हो गया। तो Q1 किसके इक्वल होना चाहिए? Q1 will be equal to the Q2 plus W, and from here Q2 equal to Q1, sorry, W is equal to, यहाँ से W की वैल्यू निकालिए, कितना मिलेगा आपको? W is equal to Q1 minus Q2। ठीक है, इसे हम यहाँ पे याद रखेंगे। और अभी मैंने आपको क्या बताया था? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इंजन की क्वालिटी को बताता है कि इंजन ये अच्छा है या नहीं है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा। ईटा, एंड ईटा को हम कैसे लिखेंगे? ईटा को लिखेंगे हम
इफिशियंसी कितनी यूज की उसने, W आउट ऑफ Q1। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे इसने 40 एनर्जी यूज की, 40 आउट ऑफ 100, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 40/100। अब इसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए, कितने लिया, W, कितने में से, Q1 में से, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बताओ, W/Q1, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब W की वैल्यू यहां से सिलेक्ट कर सकते हो आप, Q1 माइनस Q2/Q1। ठीक है, एलसीएम ब्रेक करोगे तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, U1 माइनस Q2/Q1। ओके, और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखोगे आप इसको, तो टेम्परेचर के टर्म्स में ऐसे लिखा जाएगा, 1 माइनस T2/T1। Q2 कौन सी बॉडी की हीट है, इसका टेम्परेचर कितना, T2, तो Q2 के प्लेस पे T2 लिख दोगे आप इजी, और Q1 के प्लेस पे, तो इफिशियंसी कितनी हो गई किसी इंजन की, ये हो जाएगी 1 माइनस T2/T1। ये इफिशियंसी ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप। एंड इफिशियंसी कैन नॉट बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं जीरो हो सकती, क्यों, क्योंकि Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Q2 अगर आपने जीरो कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इधर हीट ही नहीं आई, इसका मतलब यह है कि इधर से फ्लो ही नहीं बन पाया, और जब फ्लो नहीं होगा बताइए वर्क कैसे होगा, तो Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो Q2 जीरो नहीं हो सकता, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, Q1 भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो 1 माइनस Q2/Q1, ये कैन नॉट बी, कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, और एक से बड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एक से बड़ा, क्योंकि Q2/Q1 का जो फ्रैक्शन है ये हमेशा या तो एक के इक्वल होगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा कि एक ही तो हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकती है इसकी वैल्यू, दोनों को सेम कर दो 1 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो नहीं सकते। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इफिशियंसी कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, और इफिशियंसी ये भी ध्यान रखो, इफिशियंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती इफिशियंसी। हाँ, ओके, ये हमारी इफिशियंसी हो गई। अब ये इसके पार्ट्स रह गए हीट इंजन के, इनके बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है और इसकी स्पेशलिटी क्या है। ये सिंक है और ये बीच में क्या है, इंजन, यहाँ पे वर्क होगा। इफिशियंसी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। हाँ, तो इसमें अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये T2 और T1 टेम्परेचर किसके हैं। T2 हमारा सिंक का है और T1 हमारा हीट रिजर्वायर का है। T2 को इंक्रीज करने से इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इफिशियंसी क्या चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, इसको जरा गौर से समझना है हमें। अगर T2 ये T2 T1 दो टेम्परेचर है, ये इन दोनों को हम डिस्कस करना चाहते हैं। T1 किसका टेम्परेचर है, हीट रिजर्वायर का। T1 अगर आपने बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी ये बहुत छोटी हो जाएगी, और जब बहुत छोटी हो जाएगी तो 1 में से बहुत छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, और जब 1 में से बहुत छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी ज़्यादा, 1 के करीब हो जाएगी, 1 से तो ज़्यादा नहीं हो सकती बट 1 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो T1 टेम्परेचर इंक्रीज करने से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो हीट इंजन अच्छा कब होगा, जब हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इसको इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, विच ऑफ द इज मोर इफिशिएंट, कौन से की इफिशिएंसी ज़्यादा है।
तो हम ये जानते हैं जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का टेम्परेचर रहता है कम, बट डीजल जो जलता है, डीजल को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पेट्रोल का टेम्परेचर कम रहता है, डीजल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब मुझे आप सोच करके बताओ, डीजल इंजन अच्छा है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या पेट्रोल इंजन की ज़्यादा? डीजल की होगी। तो यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, है ना। ये जो डीजल इंजन होता है, ठीक है नहीं, डीजल इंजन जो रहेगा वो मोर एफिशिएंट होगा। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन दी पेट्रोल, पेट्रोल से ज़्यादा होता है। अब T2 पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। T2 का क्या होगा? अगर T2 बढ़ गया, मतलब ये बढ़ गया, सिंक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर इफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो कम हो जाएगी, बिल्कुल। अगर ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो फिर ये एफिशिएंसी ओवरऑल आपको बड़ा नंबर मिलेगा। बड़ा मिलेगा, छोटा? छोटा नंबर मिलेगा। तो एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो सिंक का टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी कम हो जाती है, वर्क करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी इंजन की। सिंक में ज़्यादा पानी भर गया जिसमें आप हाथ धोते हो, तो वर्क कर पाओगे? फिर नहीं हो पाएगा। क्या करोगे? पहले उसको पानी को बाहर निकालोगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम अपने आप को इंजन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम भी तो वर्क करते हैं और हम भी हीट से वर्क करते हैं। हमारे अंदर हीट जनरेट होती है, वो हमसे वर्क कराती है। हम भी एक इंजन है खुद अपने आप में। हमारे अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो अप्रोक्सीमेट 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा रहता है, सर्दियों में कम रहता है। तो हम इंजन है, हमारे अंदर ये हीट रिजर्वायर है, बाहर सिंक है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा अगर हो गया तो बताइए हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे या कम वर्क कर पाएंगे? कम वर्क कर पाएंगे। इसलिए अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता हूँ मैं, बताइए कि हमारे जो वर्क करने की एफिशिएंसी होगी वो गर्मियों में ज़्यादा होगी या सर्दियों में ज़्यादा होगी? सर्दियों में ज़्यादा होगी। हम सर्दियों में मोर एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, बहुत देर तक वर्क कर सकते हैं। और गर्मियों में वर्क करके देखो, 1 मिनट में सांस चढ़ जाएगा और बैठ जाएगा एक तरफ। तो इसका मतलब यही है कि सिंक का टेम्परेचर जो है, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 38, वो तो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जो कूलर कंट्रीज़ रहती है, कूलर कंट्रीज़ में जो वर्कर रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं। हाँ, वो ज़्यादा वर्क करते हैं कूलर वर्क कंट्रीज़ में। समझ गए आप? ओके, ये इसके बारे में हो गया। हीट इंजन ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, और एक रेफ्रिजरेटर और है, उसको भी समझ लो। रेफ्रिजरेटर समझ लो उसे भी आप। हाँ, फ्रिज।